Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 016 that is hypothesis. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि परिकल्पना क्या है और परिकल्पना का क्या जरूरत पड़ता है रिसर्च में। परिकल्पना किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए अनुमान लगाना होता है। कोई रिसर्च को स्पष्टता उसके रिजल्ट से पहले ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है या इसका आउटकम ये निकल कर आ सकता है। जैसे किसी समस्या की जांच करनी हो तो जांच करने से पहले ही पता कर लेते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा। जैसे किसी की तबीयत खराब हो, उसे बुखार लगा है तो हम ये बुखार का कारण पता कर सकते हैं कि अगर हम मच्छरों के दिखता है तो मलेरिया हुआ होगा, या कोई पानी में भींगा है तो उसे पानी में भीगने से बुखार हुआ होगा। तो ये अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट तब आता है जब उसका ब्लड टेस्ट करने का पता चलता है वो किस कारण से बुखार हुआ है। कभी कभी अनुमान सही हो जाता है और कभी कभी अनुमान विपरीत दिशा में चल जाता है। तो हाइपोथेसिस दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन अनुमान लगाना आवश्यक होता है कि आउटकम तक हम पहुंच सकें। यह आमतौर पर कुछ सीमित साक्ष्यों पर आधारित होता है, मतलब कुछ इसमें एविडेंस होंगे जो सीमित होंगे और इसका परीक्षण और अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से किया जा सकता है। इसका परीक्षण हम लोग अवलोकन देखकर या प्रयोग प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं। परिकल्पना एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण का अनुमान होता है। कोई स्पष्टीकरण है, कोई चीज है, उसके होने या ना होने का अनुमान होता है और कुछ सीमित साक्ष्यों के आधार पर उसे हम जांच पड़ताल के माध्यम से परख सकते हैं कि जो चीजें हैं वो किस कारण से हुई है या इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इसमें वैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान की शुरुआत का आधार माना जाता है। मतलब अगर वैज्ञानिक रिसर्च करना हो, साइंटिफिक रिसर्च करना हो या एजुकेशनल रिसर्च करना हो तो उसके लिए परिकल्पना की आवश्यकता होती है। परिकल्पना शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक हाइपो, दूसरा थेसिस। हाइपो और थेसिस मिलकर हाइपोथेसिस बना, जिसका मतलब होता है तर्क का आधार। मतलब हाइपोथेसिस मीन्स तर्क का आधार। इसी आधार पर तर्क कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आउटकम तक पहुंच सकते हैं। सरल शब्द में परिकल्पना का अर्थ यह लगा सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह बात सही हो सकती है और मैं इसे परखूंगा। यही परिकल्पना है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, मैं इसे परखना चाहूंगा या परखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर यह परिकल्पना कर सकता है कि यदि छात्रों को सोने का अधिक टाइम दिया जाए तो उसका रिजल्ट बेटर हो सकता है, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा और रिजल्ट बेटर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सोने से ही रिजल्ट आ जाएगा और बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। सोते सोते वो पढ़ना ही छोड़ दिए तो रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो परिकल्पना अपोजिट भी जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे कम पढ़ के अच्छा रिजल्ट ले आते हैं और बहुत पढ़ने का भी रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाते। तो परिकल्पना एक परिकल्पना है, लेकिन फाइनल आउटकम परिकल्पना के समान हो कोई जरूरी नहीं है। परिकल्पना के अपोजिट भी हो सकता है। तो परिकल्पना को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है नल हाइपोथेसिस, मतलब जिसका आउटकम जीरो रहता है, h इक्वल टू जीरो। एक होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा हाइपोथेसिस आ जाता है, तो h इक्वल टू वन। और कभी कभी हो जाता है कि जैसा हम सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाता है, तो h इक्वल टू माइनस वन। तीन तरह का हाइपोथेसिस होता है, जीरो, वन एंड माइनस वन। नीड ऑफ हाइपोथेसिस इन एजुकेशन रिसर्च। हम अब शैक्षणिक अनुसंधान में परिकल्पना की क्या भूमिका है इस पर फोकस करेंगे। हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे। इसमें पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, फोकस ऑन डायरेक्शन। हाइपोथेसिस डायरेक्शन की ओर फोकस करता है, परिकल्पना अनुसंधान की ओर फोकस करता है और इस बात का परीक्षण करता है कि जो शोध करता है वो स्पष्ट रूप से यह तय करने में सक्षम है कि उसे जो परिकल्पना हुई है या जो चीज वो सोचा है उस पर वो पहुंच पाता है और फाइनल आउटकम तक पहुंच पाता है। मतलब परिकल्पना से शोधकर्ता को ये पता लगता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में चलना है
किस तरह से रिसर्च को पूरा करना है और फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, इससे एक दिशा मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2, फ्रेमवर्क ऑन डाटा कलेक्शन। किसी भी शोध के लिए डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो परिकल्पना से हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, किस प्रकार के वेरिएबल पर हमें ध्यान देना है, मेरे काम के लिए कौन कौन सा डाटा जरूरी है, और उस रिसर्च का जो रूपरेखा है कैसे होगा और हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, ये हम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी को बुखार हुआ है तो उसका जांच हम कैसे कर सकते हैं? तो बुखार का जांच हम ऑपरेशन से नहीं कर सकते, बल्कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं। तो डाटा हमारा ये ब्लड टेस्ट का आएगा, न कि ऑपरेशन का आएगा। पॉइंट नंबर 3, लिंकिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस। सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल का काम। परिकल्पना में कुछ थ्योरी होते हैं और साथ में कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये परिकल्पना थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की स्थिति है कि एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, और हम प्रैक्टिकल तक पहुंचना है, तो उसके बीच में एक परिकल्पना आ जाती है। हम सोचते हैं कि इसका आउटकम ऐसा होगा या मैं ऐसा परखूंगा, और परखने के लिए जो सिद्धांत हमें चाहिए वो सिद्धांत हमारे पास होते हैं, और व्यवहार करने के लिए जो टूल्स हमें चाहिए, जो मेथड हमें चाहिए, उसका हम उपयोग करते हैं। तो परिकल्पना थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की स्थिति है। पॉइंट नंबर 4, बेसिस ऑफ एनालिसिस। विश्लेषण का आधार। परिकल्पना विश्लेषण का आधार है। हम जिस परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं और जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम उसी डाटा का एनालिसिस करके वो रिजल्ट तक पहुंचते हैं। जैसे एक स्कूल के बारे में ये पता लगाना है कि वहाँ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, तो जो भी रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं, जो भी परीक्षा की रिजल्ट आ चुके हैं, उस रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। उसका मीन मीडियन मोड के आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं वहाँ का रिजल्ट अच्छा है, एवरेज है या बदतर है। पॉइंट नंबर 5, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन। हाइपोथेसिस से आलोचनात्मक सोच का विकास होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस हमें इस बात की ओर ले जाने में सहायता करता है कि हमें एनालिसिस कैसे करना है, विश्लेषण कैसे करना है। विश्लेषण करने के लिए हमें आलोचनात्मक सोच रखनी पड़ेगी, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को समझना पड़ेगा, तभी हम गहराई से उस विषय का मंथन और अध्ययन कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।